हेलो अस्सलाम वालेकुम जी। होपफुली ऑल ऑफ़ यू आर फाइन एंड एन्जॉयिंग योर वीकेंड। ये बड़ी एंटिसिपेटेड बुक जिसकी मैंने आपसे कमिटमेंट की थी कि मैं जो है वो मंगवाई है और मेरे पास पहुंच गई है। मेरे पास इनफैक्ट सैटरडे को जुमे वाले दिन मुझे मिली थी और मैंने इसकी वेडनेसडे से ऑर्डर दिया हुआ था। वो जहाँ से ऑर्डर दिया वहाँ से नहीं मिल सकी, वहाँ से महंगी भी थी, तो मुझे काफ़ी सस्ती में ये किताब जो है वो वहाँ से मिल गई। और ये बुक है जी जीनियस, द जीनियस जूरिस्ट। और ज़हीर अहमद मीर साहब ने जो कॉन्स्टिट्यूशनल कॉर्पोरेट का काम करते हैं उन्होंने बुक लिखी है। काफ़ी मोटी किताब है जैसे आप देख सकते हैं। मैं इस किताब को जो है काफ़ी काफ़ी अरसे से जो है वो ढूंढ रहा था, मंगवाने की कोशिश कर रहा था। मुझे किसी ने जो है वो नहीं पहले मिल सकी, मुझे ये रिसेंटली मिली। इस किताब की बड़ी इंपॉर्टेंस है। द टाइटल इज़ द जीनियस जूरिस्ट 169 रिपोर्टेड केसेस ऑफ बैरिस्टर मोहम्मद अली जिन्ना बाय ज़हीर अहमद मीर। बॉम्बे हाई कोर्ट की उनकी स्टोरीज़ हैं। और इसी तरह की जो जीनियस इन्होंने ही एक जो है वो आई गेस 111 रिपोर्टेड केसेस ऑफ अल्लामा मोहम्मद इकबाल साहब भी इन्होंने लिखी हुई है। और ये जो है 169 रिपोर्टेड केसेस है बैरिस्टर मोहम्मद अली जिन्ना साहब के। आपको पता है कि कायद आज़म जो हैं एक लीडर के साथ साथ एक काफ़ी इम्पोर्टेंट और एक सक्सेसफुल लॉयर भी थे, बैरिस्टर थे, लॉयर थे। और उन्होंने जो है वो काफ़ी देर तक अपनी पूरी लाइफ प्रैक्टिस की टिल हिज लास्ट डेज, जब तक वो पॉलिटिक्स में नहीं आ गए। एक्टिवली प्रैक्टिस करते रहे। उनके कुछ इम्पोर्टेंट केसेस भी हैं जो हम सुनते हैं। मैं अपनी जो वीडियो है इसकी स्टोरी यहाँ से शुरू करूँगा। जो वीडियो की स्टार्टिंग होगी, इंट्रोडक्शन ऑफ मोहम्मद अली जिन्ना, वो यहाँ से करूँगा कि रिसेंटली ऑनरेबल जस्टिस जवाद साहब की कोर्ट में हम बैठे थे। उन्होंने एक स्टोरी सुनाई जो एक दो किताबों में भी मैंने बाद में पढ़ी। वो ये थी कि आपको पता है लोकल गवर्नमेंट का केस चल रहा है और लोकल गवर्नमेंट के जो केसेस हैं वो जस्टिस जवाद साहब की कोर्ट में चल रहे हैं। उन्होंने वो स्टोरी जो थी वो ड्यूरिंग द हियरिंग ऑफ दोज केसेस, ये लास्ट वीक की ही बात है। और ये कोई मेरे ख्याल 13-14 दिसंबर की बात होगी। उन्होंने एक स्टोरी सुनाई कि वहाँ पे क्योंकि लोकल गवर्नमेंट की वजह से मेयर भी जो मेयर मेयर हैं लाहौर के, वो भी वहाँ पे कोर्ट में आके बैठ जाते हैं। तो उन्होंने जस्टिस जवाद साहब ने उनको बुलाया, उनको बुला के एक स्टोरी सुनाई। उन्होंने कहा आपको पता है कि आप जो बेंच पे बैठे हुए हैं, ये जो बेंच है ये इनफैक्ट जो है वो बैरिस्टर्स का और लॉयर्स का जो है वो ये बेंच होता है जो आपने सीट मली हुई है। और उन्होंने उसको स्टोरी सुनाई कि आपको पता है कि एक इसी तरह एक दफ़ा बॉम्बे का जो मेयर था वो बॉम्बे हाई कोर्ट में, बॉम्बे हाई कोर्ट जो है वो काफ़ी लश प्रैक्टिस होती है, वहाँ पे काफ़ी पैसा कमाते हैं वकील। बॉम्बे हाई कोर्ट में बड़ा इस्टेब्लिश्ड किस्म का जो है वो वहाँ का अदालती निज़ाम भी हो गया और बॉम्बे में काफ़ी बिजनेस है, तो वो काफ़ी हब एक होती है। तो मोहम्मद अली जिन्ना वहाँ पे प्रैक्टिस करते थे। तो उन्होंने बताई, वाक़या सुनाया जो मैं आपको बता रहा हूँ कि मोहम्मद अली जिन्ना एक दफ़ा जब नए-नए बाहर करके आए इंग्लैंड से, तो ड्यूरिंग हिज फर्स्ट डेज़ वो कोर्ट में, बॉम्बे हाई कोर्ट में जब एंटर हुए किसी एक जज साहब की कोर्ट में, तो वहाँ पे बेंच के ऊपर मेयर बैठे हुए थे। तो जिन्ना साहब को नहीं पता था कि वो मेयर हैं कि नहीं है। उन्होंने उनको, या मे भी पता भी हो, उन्होंने जाके उनको कहा कि जैसे हम लोग करते हैं कि ये हमारा राइट है कि हम यहाँ पे बैठे हैं। उन्होंने जाके मेयर से रिक्वेस्ट की कि आपको पता है कि उन्होंने कहा कि काइंडली लीव माई सीट एज आई वॉन्ट टू सिट ऑन माई बेंच। तो मेयर ने आगे से जवाब दिया कि मिस्टर जिन्ना, मेयर ने पूछा कि हु आर यू, डू यू नो आई एम द मेयर ऑफ बॉम्बे। तो उसके रिप्लाई में जिन्ना साहब ने बताया कि आई एम बैरिस्टर जिन्ना एंड आई नो यू आर द मेयर ऑफ बॉम्बे, बट आई एम द मेयर ऑफ दिस कोर्ट, तो काइंडली लीव माई सीट एज आई हैव टू सिट ऑन द बेंच। ये उन्होंने वाक़या सुनाया। उन्होंने बताया कि इस तरीके से कायदे कंडक्ट करते थे। फिर उसके बाद सब्सिक्वेंटली उन मेयर ने अपनी जगह छोड़ी और वहाँ पे बुलाया उनको। नेक्स्ट डे, द वेरी नेक्स्ट डे रिपोर्टेड है कि उनको मोहम्मद अली जिन्ना साहब को अपने मेयर ने अपने पास बुलाया और बुला के मैं काफ़ी एक अच्छे कोर्ट का मजिस्ट्रेट अपॉइंट किया। तब पावर्स होती थी मेयर के पास कि वो मजिस्ट्रेट जो है वो अपॉइंट कर सकें। तो मेयर को उन्होंने मोहम्मद अली जिन्ना साहब को मजिस्ट्रेट अपॉइंट किया। ऑन लाइटर साइड दिस इज़ अ स्टोरी। और ये मोहम्मद अली जिन्ना जो है, दिस इज़ हाउ ग्रेसफुल एंड हाउ डिग्निफाइड आवर लीडर वाज। और ये किताब की मैंने बेसिकली करना चाह रहा था एक डिटेल रिव्यू। इसमें पूरी पढ़ तो नहीं सका क्योंकि जुमे को ही आई है। काफ़ी अच्छी लिखी हुई है किताब। थोड़ी सी एक चीज़ इसमें मैं आपको पॉइंट आउट करूँगा जो जो मज़ीद बेहतर हो सकती थी। बट आई थिंक आई एम गोना स्टार्ट विद टू टेक द जिस्ट ऑफ इट। ये एक जो है शरीफुद्दीन पीरज़ादा साहब का, आई डोंट नो इफ़ यू कैन सी दिस प्रॉपर्ली, एक
इन्होंने लिखा था, आर्टिकल लिखा मोहम्मद अली जिन्ना साहब पे, जिसमें उन्होंने बताया कुछ इंपॉर्टेंट केसेस का जिक्र किया हुआ है। एक द कॉकस केस मोहम्मद अली जिन्ना का, इसका थोड़ा सा पढ़ूँ। इन 1907 द जनरल इलेक्शंस इन द बॉम्बे municipal corporation were to take place. At the time, one of the constituencies was that of the justices of the peace for the town and island of Bombay. They had to return 16 members. Sir Feroz Shah Mehta was consistently returned for many years, but the constituency. Feroz Shah had by his service, both inside and outside the corporation, acquired a commanding position in the deliberation of the corporation. Some European members, as well as the then municipal commissioner Mr. Shepherd, formed a clique which was in those days called the caucus, to defeat Feroz Shah at the polls. The accountant general, the police commissioner, and Lowell Fraser, and then editor of the Times of India, took a leading and active part in the campaign. The poll was taken in the municipal hall on February 21, 1907, at a meeting of the justices. When the municipal commissioner Shepherd presided, the result was declared the next day, and 16 caucus tickets candidates succeeded, and Feroz Shah Mehta stood 17th. Public indignation um, on the on the declaration of the result was very great. The 16 persons who got in was Salman Abdul Wahid of Ladha Ibrahim and Co., who had contracts with the Municipal Act, disqualified from being a councillor. A petition was presented to the chief election judge to declare that he was disqualified from being a councillor, and that Sir Feroz Shah Mehta, who stood 17, got automatically elected to corporation. Mr. Jinnah represented Sir Feroz Shah Mehta. Mr. Jinnah cross-questioned Mr. Jinnah's cross-examination of the witness, especially of Lowell Fraser, editor of Time, was devastating. Mr. Jinnah urged that Mr. Haj Noor Muhammad gave his vote to Sir Feroz Shah on the first occasion and exhausted his right of voting. On the second occasion, when he voted for all the 16 candidates, he acted contrary to law. A second illegal act could not destroy the legality of the first. The council cited the cases of Queen versus Avery in support of his argument. Mr. Jinnah's contentions were accepted by the learned judge, and Sir Feroz Shah was declared as duly elected to the corporation. By getting the verdict in favor of Sir Feroz Shah Mehta, Mr. Jinnah was recognized as one of the leading lawyers. ये बड़ा इंपॉर्टेंट द कॉकस केस जिन्ना का भी जिक्र किया हुआ है। इन्होंने फिर बाल गंगाराम तिलक्स केस है, इसका भी जिक्र है। सम लीडिंग केसेस, ये भी इनफैक्ट आपको पढ़ना चाहिए। ये पाकिस्तान जर्नल ऑफ हिस्ट्री एंड कल्चर वॉल्यूम 28 नंबर 1 ऑफ 2007 में उन्होंने आर्टिकल ये कोट हुआ। सम लीडिंग केसेस में अगर मैं देखूं तो सम एनेक्डोट्स भी हैं। Mr. Jinnah angrily shouted, Justice Martin, you are not addressing a third-class magistrate. A rapier like flashed. The counter thrust. There isn't a third-class counsel before your lordship. Jinnah and Stavelard were appearing for opposite parties before the judge on the original side in the High Court. At about 5 o'clock in the evening, the learned judge suggested to the counsel to continue their arguments, as he was prepared to sit up to 7 o'clock. In order to conclude the case, Jinnah reported that since the court time was 5 p.m., thereafter the lordship would be sitting alone, as well as Sir Stavelard had previous professional engagements. Both counsels then left punctually as the hour struck. In 1941, Jinnah appeared before the Sindh Chief Court for the appellants in the case of um, Bishamdas and Co. versus Schoolmal. Thousands thronged to the court to hear him, at least to see him. The courtroom was jam-packed and the corridors were full when Chief Justice Davis and Justice Weston entered. Seeing the huge crowd, Davis CJ asked the court clerk to clear and close the doors of the courtroom. Jinnah got up and smilingly said the doors of the justice must always remain open. The judges agreed to the suggestion provided the crowd remained quiet. Mr. Jinnah said to those present to remain quiet. The day's proceedings were then concluded smoothly.
एक इम्पॉर्टेंट बात है, उन्होंने ये कहा एक जज को कि मेरी 5 बजे से पहले कमिटमेंट है, तो आप काइंडली जो है वो इसको बाद में रखें। अच्छा जी, सम ओपिनियन ऑन हिज परफॉर्मेंस। मोहम्मद अली जिन्ना, आई बिलीव, मैं समझता हूँ कि बहुत इम्पोर्टेंट, हम इस पे फोकस नहीं करते, हम ये समझते हैं कि सिर्फ वो अच्छे एक सियासतदान और क्योंकि वो हमारे लीडर हैं, बट इनफैक्ट बहुत अच्छे लॉयर भी रहे हैं। और मैं तो समझता हूँ अपने सिलेबस में भी पढ़ाना चाहिए लॉ में कि हाउ ग्रेट ऑफ लॉयर मोहम्मद अली जिन्ना वॉज। बल्कि अल्लामा इकबाल को भी मैं इसमें इस तरीके से ज़रूर आई वुड लाइक टू उसको पढ़ना चाहूँगा कि वो क्या कहते हैं। एनीवेज, द if you on the occasion of Bombay High Court, on इसको पढ़ लेते हैं थोड़ा सा। On the occasion of the century of the Bombay High Court, K.M. Munshi, a prominent lawyer, said M.A. Jinnah was another eminent leaders, Indian lawyers of this period. Tall, impeccably dressed, he stood in a class by himself. His advocacy was characterized by a strong common sense, great courage, and forthright approach. A man of great integrity, he would never stop to trickery, though he could be devastating if a judge or an opponent was inclined to be offensive. Once a firm of solicitors on behalf of their clients had asked him to put some question in the Legislative Assembly of which he was a member and wanted to enlist his enthusiastic support by offering a sort of bribe in the shape of brief for opinion marked 100 guineas, a figure for such a brief in those days. He grew wild with rage and flung the brief out of his chamber. Once, while attending a conference with Strangman, he found the letter offensive. Immediately walked out of the nine and for years never spoke to Strangman nor addressed him any learned friend. Let me prefer refer to this. ठीक है, उन्होंने काफ़ी इनकी अच्छी अच्छी जो है वो स्टोरीज जिस जिन्ना साहब की लिखी हैं। जिन्ना मतलब इसको बताने का मकसद था दिस इज़ हाउ ग्रेट ऑफ अ लॉयर मिस्टर जिन्ना वॉज। ये शरीफुद्दीन पीर साहब का जो आर्टिकल है ये पढ़ने वाला है, ये बताने वाला है कि किस तरीके से उन्होंने Mr. Jinnah was enrolled on 24th of August 1896 as an advocate of the Bombay High Court. Through the kind offices of an old friend, he was admitted to the chambers of John M. Macpherson, the acting Advocate General of Bombay. Besides being an edu- erudite lawyer, Macpherson was a great gentleman with an extremely fine presence and soothing voice. He was very kind for Jinnah. Jinnah was also sometimes in the chamber for Sir George Lawrence, who would afterwards become the law member of the Viceroy's Executive Council and later a member of the Privy Council. जिन्ना साहब की जो है वो लीगल जो अचीवमेंट्स हैं दोज आर ऑब्वियसली आर वेल नोन एंड देयर इज़ नो नीड टू डिस्कस ऑन दैट। ये एक बहुत अच्छी किताब है जीनियस जूरिस्ट। मैं समझता हूँ कि ये आप सबको लेनी चाहिए। इसमें जो है हमारे ऑनरेबल मोहम्मद अली जिन्ना साहब की 169 रिपोर्टेड केसेस हैं और इसमें बड़े इंपॉर्टेंट केसेस, कॉकस केस भी है। फिर इनके जो डिफरेंट मामला में इन्होंने केसेस जो डिफरेंट टाइम्स में केसेस फाइट किए एज ए लॉयर, जब वो इतने फेमस भी नहीं थे, जब उन्होंने अपनी स्टार्टिंग भी नहीं लाइफ की वो सब भी यहाँ पे उनका जिक्र है। एक चीज़ इसमें ज़रूर मैं चाहूँगा कि इसमें ऐड हो जाती तो ज़्यादा बेहतर होता कि उनकी लाइफ स्टोरी या उनकी इट कुड हैव बीन स्टार्टेड विद अ ब्रीफ हिस्ट्री, अ ब्रीफ स्टोरी। जैसे मैंने आपको स्टोरी सुनाई कि वो किस तरह कोर्ट में एंटर होते थे, हाउ ही यूज़ टू कैरी हिमसेल्फ, इस तरह की स्टोरीज़ वहाँ पे इसमें थोड़ी सी मेंशन होती हैं और थोड़ा सा एक बैकग्राउंड होता है केस का। एनीवेज दैट वाज ऑब्वियसली डिफ़िकल्ट टू फाइंड। ये एक कम्प्लीटली लीगल पॉइंट ऑफ व्यू से रिपोर्टेड केसेस ही हैं। मतलब फॉर एग्जांपल इसमें जो मैंने कुछ पढ़े हैं अभी तक वो एक हिंदू लॉ ऑफ सक्सेशन एंड इनहेरिटेंस पे, AIR 1914 बॉम्बे 17, AIR 1915 बॉम्बे 254, ये क्रिमिनल ट्रायल था इनका, ये मैंने पढ़ा। एक इंटरेस्टिंग रेलवे एक्ट पे भी पढ़ा, ILR 1919 बॉम्बे 386। फिर सिविल इनके कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट पे ऑब्वियसली, फिर हिंदू लॉ ऑफ अडॉप्शन पे इनका एक अच्छा केस है, AIR 1933 प्रीवी काउंसिल 155। किताब एक अच्छी तरीके से लिखी गई है। इसकी जो टेबल ऑफ कंटेंट्स हैं वो इस तरीके से हैं। मैंने सोचा था इसको आई वुड गो थ्रू द एंटायर बुक, बट फाइल्स ही इतनी ज़्यादा थी या फाइल्स पढ़ने वाली इतनी थी कि आई कुडंट गो। तकरीबन कोई
1500 पेज की ये किताब है। पेज क्वालिटी अच्छी है, मतलब उस तरह के पेजेस नहीं है। मुझे ये किताब मिली, मैं तो हाई कोर्ट में जो बाय स्टॉल लगाते हैं उनसे मंगवा ली थी। मुझे ऑनलाइन मिल रही थी 5000 की। मैंने इनफैक्ट वो भी ऑर्डर कर दी थी, बट मुझे फिर ये उससे भी ज़्यादा बेहतर मिल गई। आई गेस 3500 की मुझे मिल गई। पीछे इसके 4000 लिखी हुई है यहाँ पे, तो मुझे 3500 की मिल गई और मुझे दफ्तर की पहुँचा दी गई। तो ये अच्छी किताब है, उस हिसाब से प्राइस इसकी ज़्यादा है। और कुछ चीज़ें बोरिंग भी हो जाती हैं इन अ वे, लेकिन बोरिंग उस तरीके से भी नहीं होती, इस वजह से कि दिस इज़ ऑल इन अ लीगल। अगर आप प्रैक्टिसिंग लॉयर हैं तो इसमें आपको सीखने के लिए लीगली भी बहुत कुछ मिलेगा। और मिस्टर जिन्ना को इन्होंने कोई इसमें 19-20 का फ़र्क भी नहीं डाला, कोई मक्खन मुक्खन नहीं लगाया। जिस तरह से केसेस रिपोर्ट हुए हैं उसी तरीके से उन्होंने यहाँ पे उनको छाप दिया है। ऐसा नहीं किया कि मिस्टर जिन्ना ने ऐसे किया या ड्रामेटिक वे में कोई उसको नहीं, जैसे कोर्ट में होता है कि कोई इतना ड्रामा नहीं होता। एक जो है वो केसेस होते हैं, कई केस में ड्रामा भी हो जाते हैं, लेकिन कोई इतना एज सच वो नहीं होता। एक मैं पढ़ा था अहमद सुलेमान जुमानी एंड अनदर वर्सेस भगवान दास विश्रम, पेज 91 पे है। अच्छा, इसमें इन्होंने जो इसका लिखने का स्टाइल है, ये अच्छी किताब है, ये ज़रूर मैं चाहूँगा आप लोग लें। इन्होंने जहाँ जहाँ पे मिस्टर जिन्ना का जिक्र है वहाँ पे उन्होंने उसको कर दिया। अच्छा, ये भी एक नोशन गलत है, मिस्टर जिन्ना कभी केस नहीं हारे। कोई मैंने सुना था कि जी वो कभी केस नहीं हारते और ही इज़ अनडिफीटेड। मैं ऐसा बिल्कुल नहीं है। वो केसेस इसमें जो मैंने पढ़े हैं, इसमें मैंने तो 5 से 6 केसेस ज़रूर इस तरह के पढ़ लिए हैं अभी तक। आई हैवंट गॉन थ्रू द एंटायर बुक, जिसमें जो बॉम्बे हाई कोर्ट में जिन्ना केस हारे हैं। और हारना इज़ नॉट अ बैड थिंग, हर बंदा हारता है केसेस में। कभी आप जीतते हैं, कभी आप हारते हैं, और ये इम्पॉसिबल है कि कोई बंदा अपनी इनिशियल स्टेजेस पे भी या इवन फाइनल स्टेजेस पे भी केस ना हारे, क्योंकि वो मेरिट्स जो हैं केस के, वो फाइल डिफाइन करती है, इंसान की कॉम्पिटेंस उसको डिफाइन नहीं करती। दैट्स व्हाट आई बिलीव। अच्छा, ये है जी, एक अच्छा है केस लग रहा है मुझे। ये देखते हैं इसमें इस तरीके से, जिस तरह से रिसालों में नहीं होता कोर्ट, उसी तरीके से इन्होंने कोर्ट किया हुआ है। यू मे हैव अ लुक। और ये एक अच्छे वे में लिखा हुआ, हाई कोर्ट ओरिजिनल साइड प्रैक्टिस सूट्स बाय मैनेजर ऑफ जॉइंट Hindu family having minor co-partners, minors' name should be added as parties. Will construction, rule against perpetuity, Indian Succession Act के ऊपर केस है। जना एंड ऑब्वियसली इनके साथ पार्टनर्स और भी होते हैं। ये है सेटल अवार्ड फॉर प्लेंटिव और रेकी एक्टिंग एडवोकेट जनरल एंड पादशाह फॉर डिफेंडेंट्स। जना प्लेंटिव की तरफ से थे, मतलब काशीनाथी की तरफ से मिस्टर जना थे। इनका कोई बीच में से आर्गूमेंट मैं आपको पढ़ के सुनाता हूँ। Jinnah and stable art for plaintiff. We say, ये Jinnah argue कर रहे हैं, we say the consent decree does not bind us. We were not party to it. Shamji was a lunatic at the date of the consent decree in suit number 20 of 1904. Moreover, our father could not in law sufficiently represent our interest. As regards to adoption, we say that it is bad, for there was no express authority given to Mahadev's widow, defendant number 3, by Mahadev during his lifetime, and the adoption was not in fact made, and even if held proof, it would not divest the state, Western Shami and plaintiff. Moreover, under clause 13 of the will, the authority to adopt it to given to the widow is given to the widow and the executor, and therefore it is bad. This authority does not survive after Khandoji's death. See Amrito Dutt versus Sir Moedast. Lakshmibai versus Vishu. We further say that the gift in favor of Shamji's son under clause 12 is bad, as Shamji had no son at the date of will, and therefore the gift over is also bad, and there is intestacy. स्कॉट जे जज साहब ने इसको, अच्छा स्कॉट जे की मैंने और भी 2-4 पढ़े हैं, ये आई गेस काफ़ी देर के लिए रहे हैं बॉम्बे हाई कोर्ट में। द सूट इज ब्रॉट बाय द प्लेंटिफ अ माइनर by his mother as his next friend to have a consent decree passed in suit number 20 of 1904 set aside, and to have the estate of his grandfather Khamdoji Ranoji administered. ये स्कॉट जे, अब इसको देखते हैं इसका फैसला क्या हुआ। अब इसमें नीचे जिन्ना साहब ने और भी आर्ग्यू किया। Mr. Jinnah suggested that as Parvati and her father said, Mahadev died 8 days after his return to Bombay from Pune, and as his death occurred in June
their story must be false. However, as I have already observed, Parvati is a vague and inaccurate witness. She does, however, say that her husband returned to Bombay in Chitra and died in the following June. The inaccuracy relied on is, in my opinion, no ground for disbelieving the defendant's witnesses. उन्होंने ये बताया है कि जी मिस्टर जिनान ने विटनेसेस पे डेंट जिसको हम कहते हैं डाला है, उसको उन्होंने मतलब जिस तरह हम भी मतलब इसी तरीके से करते हैं कि जो किसी भी विटनेस अगर आपको लग रहा है कि विटनेस के ऊपर वेग विटनेस है तो आप कहते हैं जी एम्बिगुअस या वेग विटनेस है और उसको क्रेडिबिलिटी नहीं देनी चाहिए. नेक्स्ट फ्रेंड टू पे फॉर डिफेंडेंट कॉस्ट ऑफ सूट एंड प्लेंटिव्स कॉस्ट्स अदर देन दोज अबव स्पेसिफिकली प्रोवाइडेड फॉर लिबर्टी टू अप्लाई. अच्छा अब देखते हैं इसमें हुआ कि नेक्स्ट फ्रेंड टू पे it makes necessary for some parties the order moiety should be applied in payment of the cost executed rupees 20 per month to maintain the balance of the support of minor and the lunatic and such person as the cost may hereafter from time to time or next friend to pay forth. ये तो मिस्टर जनाब जीत गए मतलब एपेलेंट जो है वो इसमें केस जीत गया है. जनाब एपेलेंट के लिए ही थे ना जी, फॉर द प्लेंटिफ के लिए जनाब थे और ये जस्टिस कोर्ट में की अदालत में ये बॉम्बे हाई कोर्ट में जीते हैं केस. इसकी मैं आपको साइटेशन भी बताता हूँ 3 ILR 1906 बॉम्बे. अच्छा इस तरीके से उन्होंने डिफरेंट उनके केसेस हैं हम और इसमें एक चीज़ बड़ी अच्छी मिलती है अगर आप इसमें रिकरेंटली केसेस पढ़ें तो आपको ये बात जो है वो जो मेंशन हो जाएगी कि और आपको क्लियर हो जाएगी कि ये जो जिस तरीके से जना ने आर्ग्यू किया केसेस कैसे वो साइटेशन बीच में लेके आते थे इनको आप कनेक्ट कर सकते हैं दूसरी किताबों के साथ. फॉर एग्जांपल जो मैंने इस पे भी कल आपको बताया कि ओरल आर्गूमेंट्स वाली कि आप किस तरीके से आप आर्गूमेंट्स जना फ्रेम करते थे और वो ऑब्वियसली उनको फॉलो करना इसलिए भी ज़रूरी है कि ही वाज सच अ गुड ओरेटर कि उन्होंने ना सिर्फ अपने केसेस लातादाद जीते और मतलब कंटेस्ट किए बल्कि पाकिस्तान का केस भी अदालती जो है वो एक पूरी दुनिया की अदालत में पाकिस्तान का केस भी जीता. तो ही मस्ट बी अ वेरी गुड कन्विंसर और परसुएशन पावर उन पर बहुत ज़्यादा होगी, बहुत ज़िद्दी भी होंगे, अपनी बात मनवाते होंगे. तो उनके जो एक स्टाइल है मैं ये किताब मैंने लेने का मकसद ही ये था कि मैं उनका एक स्टाइल को देखूं कि उनका स्टाइल कैसा था, किस तरीके से डिग्निफाइड वे में कवर करते थे. शरीफुद्दीन पीरज़ादा साहब का जो आर्टिकल मैंने पहले रेफ़र किया उस आर्टिकल के अंदर भी आपने चीज़ नोट की होगी. उन्होंने जो वाक़या लिखा हुआ है कि 5 बजे के बाद चीफ जस्टिस ने कहा कि मैं आपका केस सुनूंगा तो उन्होंने कहा जी हमारी कमिटमेंट्स है, वी हैव प्रोफेशनल कमिटमेंट्स, अगर आप 5 बजे के बाद सुनेंगे तो आप अकेले ही बैठेंगे, फिर हम तो आपको नहीं आर्ग्यू